स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मैं तुम्हें नहीं जानता। डीमन एलिमेंट की शक्ति बहुत अधिक थी, इस हद तक कि आदर्श भी इसका उपयोग करने में थोड़ा डर रहा था। डीमन एलिमेंट की अवधारणा काफ़ी सरल थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी ऊर्जा संरक्षित थी। उसे दी गई अस्थायी शक्ति वास्तव में उसके जीवन और आत्मा की ऊर्जा को अत्यधिक खींच रही थी और पीछे एक बड़ा छेद छोड़ रही थी। यदि वह अपनी ली गई ऊर्जा की भरपाई करने में असमर्थ होता तो उसका काम खत्म हो जाता। डीमन एलिमेंट मूलतः एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर रहा था। उसने पैसा उधार लिया, इस प्रकार वह उच्च ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए बाध्य था। ब्लैक पेंडेंट के अंदर संग्रहित 16 सेंस उसके लिए बहुत मददगार थे, अन्यथा किसी भी सामान्य मैजिशियन के लिए डीमन एलिमेंट का उपयोग करने के बाद जीवित रहना असंभव होगा। यही कारण था कि इसका उपयोग करने के बाद सेना में सभी परीक्षण विषय समाप्त हो गए थे। समस्या यह नहीं थी कि उसके पास कितने एलिमेंट थे, बल्कि समस्या यह थी कि जब डीमन एलिमेंट भुगतान लेने आएगा तो वे कीमत कैसे अदा करेंगे। सीधे शब्दों में कहे तो आदर्श अगर चाहे तो कभी भी डीमन बन सकता था, क्योंकि डीमन एलिमेंट अब उसका 6th एलिमेंट था। हालांकि जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, इसका उपयोग करने से बचना ही बेहतर होगा। मैं पूछने ही वाला था। आदर्श नंदिनी के बेहद करीब चल रहा था। वे बेसिक रूप से कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चल रहे थे। वह कभी कभी उसकी चिकनी त्वचा का स्पर्श महसूस करता था। यह उसका बचपन का दोस्त होने का सौभाग्य था। यह मत पूछो कि क्या मेरे सब्स्टिट्यूट होने के बारे में, नंदिनी ने उत्तर दिया। यह विषय उसे परेशान कर रहा था। आदर्श ने असहाय होकर आह भरी। आप लोगों को अपने साथ अच्छी बातचीत करने से रोक रही है। नंदिनी ने आदर्श पर नजर डाली। दूसरी ओर देखने से पहले उसकी निगाहें 2 सेकंड के लिए रुक गई। यह क्या है? आदर्श उलझन में था। कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपसे कुछ बहुत गहरा सीखा है, नंदिनी ने कहा। आदर्श ने कहा, अगर आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बदसूरत व्यक्ति को अधिक मेहनती होना चाहिए तो कृपया ऐसा ना करें। नंदिनी ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका आपके रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर यह क्या है? आदर्श ने पूछा। यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी गुट पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करने का आपका निर्णय सही है, नंदिनी ने कहा। नंदिनी ने एक कबीले का हिस्सा होने का सही अर्थ का अनुभव किया था। यह केवल खूनी संबंधी परिवारों और रिश्तों के छिपे एक क्रूर पदानुक्रम थी, एक ऐसी इकाई जहां उत्थान और पतन एक पल में हो सकता था। केवल एक अप्रासंगिक कलंक के कारण उसने कबीले में अपना रुतबा पूरी तरह खो दिया था। उसने जो भी प्रयास और कड़ी मेहनत की थी वह सब व्यर्थ थी। उसकी प्रतिभा, डोमेन, सबसे प्रतिभाशाली बर्फ जादूगर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा वे प्रसिद्ध सिंह कबीले द्वारा लिए गए एक छोटे से निर्णय से कमतर थे। उसके वरिष्ठ केवल यह तय कर सकते थे कि वे किसका समर्थन करना चाहते हैं। दूसरों के पास पीछे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ ही महीनों में नंदिनी के साथ पहले और बाद में कैसा व्यवहार किया गया, इसके बीच का अंतर अविश्वसनीय था। उसने शुरू में सोचा था कि उसके पास अभी भी एक विकल्प के रूप में टॉप पर पहुंचने का मौका है, लेकिन वह अपने नेबुला के मजबूत बाधा का सामना करके निराश हो गई थी। वह बैरियर को तोड़ नहीं सकी। बिना किसी संसाधन के अपने दम पर आगे बढ़ना लगभग असंभव था। दूसरों को एडवांस लेवल तक रैंकिंग करते देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूँ जहाँ मुझे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे भी इसकी आदत हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध कबीले द्वारा समर्थित होने से वास्तव में बहुत सारा समय और प्रयास बचाया जा सकता है। उस बेवकूफ आहन को देखो, वह मेरा रूममेट था और वह बेसिक रूप से अपना अधिकांश समय लड़कियों को ताड़ने में लगाता था। भले ही उसने कभी कभी कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया वह एक मेहनती जमीनी स्तर के जादूगर की तुलना में
कुछ भी नहीं है, आदर्श ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा। आदर्श यह शिकायत करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि जीवन कितना अनुचित है, बल्कि यह विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई चाहता है कि उनकी स्थिति बदल जाए तो उन्हें कठिनाई सहन करनी होगी और अधिक प्रयास करना होगा। यह सभी के लिए समान था, जिसमें आहन जैसे फ्यूर डाई भी शामिल थे। क्या दूसरों ने भी उसका तिरस्कार नहीं किया? यदि वह राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बनाए रखने के लिए केवल अपनी पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति पर निर्भर रहता तो वह निश्चित रूप से टीम से अयोग्य घोषित होने वाला अगला व्यक्ति होता। या तो कोई व्यक्ति मौजूदा स्थिति से संतुष्ट था या स्थिति को बदलने का इरादा रखता था। प्रयास करने से ही बदलाव आएगा, यह जीवन के हर चरण पर लागू होता है। जब वे बाजार पहुंचे तो आदर्श को एहसास हुआ कि यह जगह उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितना उसने सोचा था। बाजार की शानदार सजावट बिल्कुल निरर्थक थी। हर कोई जानता था कि बाजार में वस्तुएं अधिकतर पुनर्नवीनीकरण की जाती थी। कूड़े के बीच से मूल्यवान वस्तुओं को खोजना जादूगरों पर निर्भर था। वे सड़क के किनारे एक टूटे फूटे स्टॉल पर उपयोगी इक्विपमेंटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने को तैयार थे, लेकिन कोई भी एक अच्छी तरह से सजाए गए स्टोर में नहीं जाएगा अगर उसमें सब कुछ कबाड़ हो। हाल ही की लड़ाई के बाद पूर्वी समुद्री किले का बाजार विशेष रूप से बिजी था। लड़ाई से लूटी गई अधिकांश लूट जिसका मूल्यांकन किया गया था कम कीमत पर यहीं समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भाग्यशाली होता था तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने जो कबाड़ खरीदा वह दुर्लभ पैमाने का एक टुकड़ा था जो उनके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। आदर्श ने सोचा था कि ब्लैक पेंडेंट एक धोखा देने वाला इक्विपमेंट है जिसका उपयोग वह बाजार में मूल्यवान सामान ढूंढने के लिए कर सकता है, क्योंकि यह उन चीजों पर प्रतिक्रिया करेगा जिसमें उसकी रुचि थी। सच्चाई यह थी कि ब्लैक पेंडेंट ने बाजार में एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। गर्वित पेंडेंट केवल दुनिया की सबसे दुर्लभ, सबसे मूल्यवान चीजों को अपनी भूख के प्रति दिखाएगा। बाजार में खरीदने के लिए अनगिनत चीजें थी। आदर्श और नंदिनी एक घेरे में घूम गए। दोनों आम लोगों ने लगभग 2 बिलियन खर्च किए, लेकिन 2 चीजें उन्होंने खरीदी, उनका मूल्य अधिकतम 4 लाख ही था। यह निश्चित रूप से उनके लिए एक नुकसान था। अपने पैसे बर्बाद करने के बाद आदर्श ने सुझाव दिया कि वे मूड बदलने के लिए एक विशाल भोजन का आनंद लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्वी समुद्री किला एक विशाल समुद्री भोजन बाजार था। समुद्री राक्षसों की लाशें उच्च श्रेणी की सामग्रियों की एक बड़ी आपूर्ति के रूप में काम करती थी। मनुष्यों को डीमन प्राणियों द्वारा खाए जाने की बात आम थी। हालांकि पूर्वी समुद्री किला निश्चित रूप से एक अपवाद था। आसपास बहुत सारे समुद्री खाद्य और रेस्तरां थे और आमतौर पर प्रत्येक ज्वार गिरने के कुछ ही घंटों बाद खुलते थे। नंदिनी ने पहली बार समुद्री राक्षसों का मांस खाया था। शुरुआत में वह अनिच्छुक थी, लेकिन जब आदर्श ने आखिरकार उसे टेप पानी का स्टोर में ग्रिल्ड टेंटकले का स्वाद लेने के लिए मना लिया तो उसने तुरंत इस पर विचार को स्वीकार कर लिया। यदि आप इसे फ्रीज कर देंगे तो वह व्यंजन अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा, लेकिन आप भाग्यों से बाहर है। लड़ाई के दौरान मशीन खराब होगी, नहीं तो इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। दुकान का मालिक मुस्कुराते हुए कहता है। बस हमें तुम पड़ोस दो खाना, आदर्श कहता है। क्या वह गंभीर था? उन्हें यहाँ नंदिनी के साथ इसे फ्रीज करने के लिए मशीन की आवश्यकता क्यों होगी? नंदिनी, क्या हमें मैजिशियन बनना छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय एक रेस्तरां खोलना चाहिए? आप ठंडे व्यंजन तैयार करेंगी और मैं ग्रिल और टेप पाना की पर काम करूँगा। हम आसानी से भाग्य कमा सकते हैं। मेरे पास रेस्तरां के नाम का पहले से ही एक विचार है। हम इसे ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति आदर्श के आसपास होता था तो उसके चेहरे पर यह स्पष्ट रूप से लिखा होना जरूरी था कि मैं तुम्हें नहीं जानता। नंदिनी इसमें काफी एक्सपर्ट थी। जब भी आदर्श मंदबुद्धि की तरह व्यवहार करता था तो वह अवचेतन रूप से अभिव्यक्ति धारण कर लेती थी, जिससे वह दूसरी दुनिया की तरह दिखने लगती थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। आकाश गंगा नस।
खरीदारी में कुछ समय बिताने, कुछ सुखद भोजन का आनंद लेने और कुछ शराब पीने के बाद आदर्श को विश्वास हुआ कि वह निश्चित रूप से घर चलाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन कर रहा है। नंदिनी को थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह बर्फीली नजर में अब आकर्षण का संकेत था। उसकी पीली त्वचा पर एक आकर्षक गुलाबी छटा थी। जब आदर्श ने उसकी ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। बहुत समय पहले जब नंदिनी उन बच्चों के साथ खेल रही थी जो अमृत झील में अपने परिवार के विला के करीब रहते थे, आदर्श पहले से ही उसके प्रति आकर्षित था। उस समय उसके नाखूनों पर भी बारीक पॉलिश की गई थी। उसके राजकुमारी स्वभाव के कारण वह लड़कियों के बीच एक खूबसूरत फिनिक्स जैसी दिखती थी। अगर कोई आदर्श से उसकी युवावस्था में उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा के बारे में पूछे तो वह निश्चित रूप से यही कहेगा कि छोटी राजकुमारी से शादी करना था। आज आखिरकार उसे उसके साथ डेट करने का मौका मिल गया और जब वे अपने कमरे में लौटे तो वह उसे अपने साथ ले जा रहा था। आदर्श को लग रहा था कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। शराब काफी तेज थी। नंदिनी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि चालाक आदर्श उसे अपने कमरे में ले जाने में मदद कर रहा था। रात का समय था। बाकी लोग बाहर गए हुए थे। आदर्श की नजर में नशे में धुत नंदिनी एक असहाय छोटा मेमना थी। मदद के लिए उसकी चीख का संभवतः कोई जवाब नहीं दे सका। आदर्श ने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। आखिरकार टॉड को सुंदर हंस का स्वाद मिल सका। गलती से किसी तरह यह वर्णन वास्तव में उचित नहीं था। इसे भूल जाओ। जो भी हो, यह अभी भी उसके लिए एक अविस्मरणीय कर्णीय रात होने वाली थी। दरअसल जब आदर्श अपने दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था तो वह थोड़ा घबरा गया था। वह कई बार छेद में चाबी डालने में असफल रहा। क्या क्या यह मेरा कमरा है? नंदिनी ने अपना सिर रगड़ा। आखिरकार उसे शराब के दुष्प्रभाव का एहसास हुआ। शुरुआत में उसे इसका असर महसूस नहीं हुआ। हाँ, यह है, आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा। नंदिनी को इसमें कोई संदेह नहीं था। वह लड़खड़ाते हुए कमरे में चली गई। आदर्श ने हैंडल पकड़ लिया और नंदिनी के पीछे जाने ही वाला था कि उसने उसके हाथ से चाबी छीन ली और दरवाजा बंद कर लिया। आदर्श ने लगभग अपने नाक दरवाजे पर मार दी। उसने जल्द ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। अरे अरे! आदर्श ने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी ने चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। उसे बहुत चक्कर आ रहा था। उसने बिस्तर देखा और उस पर जा गिरी। वह कंबल में दुबक गई और एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह सो गई। नंदिनी ने आदर्श को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, भले ही वो कितनी भी जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो। दरवाजे के बाहर खड़ा आदर्श का चेहरा काला पड़ गया। जैसा कि उसने सोचा था, कहानी अभी भी उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलेगी। आदर्श कुछ देर तक हॉल में चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही उसने उस दिन को याद किया, वह इस बात से सहमत था कि उसे नंदिनी के साथ दिन बिताने में बहुत मजा आया था। काफी समय हो गया था जब उन्होंने आखिरी बार कुछ समय एक साथ बिताया था, खासकर जब वे दोनों बड़े हो गए थे। उसने आभरी अंततः वह उसकी ही होगी। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक शानदार शुरुआत हुई और दिन भी लंबे थे। यह विचार करके आदर्श को काफी बेहतर महसूस हुआ। चूंकि वह अब अपने कमरे में नहीं लौट सकता था, इसलिए उसने नंदिनी के कमरे में जाने का फैसला किया। उसके बिस्तर पर अभी भी उसकी खुशबू थी। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस पर लेटते समय खुशी में डूब रहा था। सचमुच उसके बिस्तर पर सोकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साथ सोने का ख्याल आदर्श के दिमाग में लगातार आ रहा था। ऐसा लगता है कि उसे इस प्रक्रिया को तेज करना होगा। गर्म होने पर लोहे का प्रहार होना होगा। एक पुरुष के रूप में उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी देवी को एक मां में बदल देना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक ऐसा महसूस हुआ जैसे टीम के अन्य लोग बेहद बिजी थे। वे अधिकांश समय बाहर रहते थे। दूसरी ओर आदर्श और नंदिनी सबसे स्वतंत्र लग रहे थे। उनके वर्तमान लेवल पर कल्टीवेशन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर नंदिनी के लिए। भले ही वह अपना सारा समय ध्यान करने में बिताती हो, उसके पास अपने नेबुला के आसपास के मजबूत अवरोध को तोड़ने का कोई मौका नहीं था।
जिस समस्या का वह सामना कर रही थी उसे हल करने के लिए वह केवल मेहनती हो सकती थी। चूंकि हर कोई अपने आप में बिजी था, आदर्श नंदिनी के साथ डेट पर जाता रहा। पूरी समुद्री केले में सब कुछ आजमाने के बाद वे टोक्यो गए। विकसित शहर में घूमने के लिए अनगिनत स्थान और आकर्षण थे और चखने के लिए असीमित भोजन था। नंदिनी भी सुखद समय बिता रही थी। वह मूल रूप से अपनी कल्टीवेशन के बारे में सब भूल गई थी। काश हम वसंत ऋतु में खिलने के मौसम में आते, आदर्श ने आह भरते हुए कहा। जापान में वसंत ऋतु में खिले हुए फूल वास्तव में आश्चर्यजनक थे। यह कहने की जरूरत नहीं कि हर लड़की वसंत के फूलों वाले पेड़ों के नीचे एक पोशाक पहने हुए खुद की कल्पना करती होगी और वहां से गुजरने वाले राहगीरों का ध्यान आकर्षित करती होगी। खेती और प्रतिस्पर्धा के बोझ को एक तरफ रख देने के बाद नंदिनी केवल उन चीजों का अनुभव करना चाहती थी जो वह कई वर्षों से मिस कर रही थी, चाहे वह लोग हो या उसके आसपास की चीजें। कल्टीवेशन करना बेहद नीरस था। वह पूरी तरह से भूल गई थी उसने कब सुंदर कंगन, गुड़िया, हेयर पिन और हार को त्याग दिया था। उसका सारा ध्यान स्टार्स, स्टार ऑर्बिट्स और स्टार पैटर्न पर था। विशाल आकाशगंगा पर अपना आकर्षण है जिससे किसी के लिए अगले लेवल पर जाना बंद करना कठिन हो जाता है। उसने अपने मासूमियत, अपना रोमांस और अपने जीवन का रंग खो दिया था। इन दिनों आपका मूड काफी बदलता दिख रहा है, आदर्श ने कहा। आखिरकार सब कुछ खत्म हो जाएगा, नंदिनी ने उत्तर दिया। तो तुम कह रही हो कि 10 साल मेहनत करने से कल्टीवेशन करने के बाद बर्फ से बाहर आने का समय आ गया है, आदर्श ने जोड़ा, जो नंदिनी के विचारों से पूरी तरह परिचित था। यहाँ तक कि मुझे भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है, नंदिनी ने कहा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। आदर्श को पता था कि लड़की किस बात से परेशान थी। वह किशोरी लड़की जो पिछले कुछ दिनों से भरपूर आनंद ले रही थी, वह भी असली नहीं थी। वह खुद को फंसाने वाली बाधा के सामने बेहद असहाय महसूस कर रही थी। इसलिए उसने इसके बारे में भूलने और उसके द्वारा छोड़े गए समय का आनंद लेने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि समय आने पर वह समस्या को हल करने का कोई रास्ता खोज लेंगी। हालांकि आदर्श को पता था कि वो ऐसे ही हार नहीं मानेगी। आदर्श इतना नादान नहीं था कि वह विश्वास कर ले कि उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा था और उसके साथ कुछ अतरंग समय का आनंद लेने का फैसला किया था। अंतिम प्रयास के लिए खुद को तैयार करने से पहले वह केवल अपने मूड को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे पास देखभाल करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट है। तुम्हें मुझसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, नंदिनी ने कहा। मैं बाद में संसाधन प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चूक गए तो मौका चला जाएगा। ये लीजिए, आदर्श ने अपने जेब से एक क्रिस्टलीय वस्तु निकालते हुए कहा। नंदिनी शौक रह गई। आदर्श के हाथ में जो चीज थी वह वही गैलेक्सी वैन या आकाशगंगा कहे नस थी, जिसे उसने हाल ही में बिना किसी संदेह के टोक्यो के बाजार में देखा था। उसे इस पर पंक्तियां स्पष्ट रूप से याद थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।